हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फार्मेसी क्लासेस बाय आरती मैम, जहाँ पे आपको मिलेंगे बी फार्मा और डी फार्मा के सारे सब्जेक्ट के लेक्चर्स इजी पॉइंट वाइज जैसे आपको लिखने होते हैं एग्जाम में। तो आज का हमारा टॉपिक है बी फार्मा 4th सेमेस्टर के फार्माकोलॉजी का नेचर ऑफ ड्रग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपके फार्माकोलॉजी के फर्स्ट यूनिट का सेकंड टॉपिक है नेचर एंड सोर्सेज ऑफ ड्रग। ये वाले लेक्चर में हम बात करेंगे नेचर ऑफ ड्रग्स के बारे में और इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ ड्रग्स के बारे में। तो अभी हम यहाँ पर जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो नेचर ऑफ ड्रग्स कर रहे हैं। तो सबसे पहले नेचर और ड्रग्स को समझने से पहले समझेंगे ड्रग क्या होता है। तो WHO ने जो ड्रग की डेफिनेशन दी है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो कोई भी सब्सटेंस या कोई भी प्रोडक्ट जिसको हम यूज़ करते हैं मॉडिफाई करने के लिए या फिर एक्सप्लोर करने के लिए फिजियोलॉजिकल सिस्टम को या फिर पैथोलॉजिकल स्टेट को बेनिफिट करने के लिए पेशेंट को या बेनिफिट देने के लिए पेशेंट को, ये रेसिपिएंट का मीनिंग क्या है, पेशेंट को, किसी को भी। नेक्स्ट है कि जो वर्ड ड्रग है वो डेराइव हुआ था लैटिन टर्म ड्रूग से, और ये जो ड्रूग है वो पुराने टाइम में ड्रूग किसको बोलते थे, कोई भी ड्राइड प्लांट ड्रग जिसको हम यूज करते थे एज मेडिसिन उसको ही हम ड्रूग बोलते थे। तो अब बात करते हैं हम नेचर ऑफ ड्रग के बारे में। नेचर का मतलब क्या होता है, ड्रग की प्रॉपर्टी क्या है, और ड्रग की प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, उसका फिजिकल नेचर कैसा है, उसका केमिकल नेचर कैसा है, उसका साइज कैसा है, उसका शेप कैसा है, उसका सॉल्युबिलिटी कैसी है। यही सारी की सारी चीज़ें जो हैं वही कहलाती हैं ड्रग का नेचर। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम फिजिकल नेचर के बारे में कि ड्रग की फिजिकल नेचर क्या होती है। तो फिजिकल नेचर जैसे आपको पता होगा सबको कि 3 टाइप की होती है। सॉलिड ये होगा, या तो ड्रग या तो लिक्विड होगा और या तो गैस होगा। फिर अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें तो सॉलिड ड्रग के अंदर आते हैं एस्पिरिन एंड पैरासीटामोल, जैसे कि आप लोग इन दोनों का ही टैबलेट खाते भी होंगे तो वो आपको सॉलिड फॉर्म में ही मिलता है। नेक्स्ट आता है लिक्विड ड्रग। तो लिक्विड ड्रग के अंदर आते हैं निकोटीन एंड इथेनॉल। यहाँ पर मैंने वही ही ड्रग्स रखे हुए हैं जो आप देखते भी हैं ताकि आपको इजीली याद हो सके। तो जैसे कि निकोटीन है, ये आप फार्माकोग्नोसी के अंदर भी पढ़ते होंगे, टोबैको के अंदर होता है और ये लिक्विड फॉर्म में ही होता है। टोबैको की जो लीव्स होती हैं, जो इवन सिगरेट या फिर बीड़ी के अंदर भी जो टोबैको भरा रहता है, ये उस टोबैको के अंदर का लिक्विड होता है जो निकोटीन होता है। तो लिक्विड ड्रग के अंदर आ जाएगी निकोटीन और इथेनॉल। तो यहाँ पर ये इथेनॉल का पिक्चर भी दिया गया है ताकि आपको अच्छे से थोड़ा समझ आ जाए। और थर्ड जो फिजिकल नेचर होती है वो होती है गैस। तो गैस के अंदर नाइट्रस ऑक्साइड होता है और नाइट्रस ऑक्साइड जैसे कि आप देख रहे होंगे क्योंकि ये गैस है तो इसीलिए यहाँ पर सिलेंडर्स के अंदर फिल्ड है। ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है इसको हम यूज़ करते हैं एज जनरल एनास्थेटिक। नेक्स्ट पढ़ेंगे ड्रग की केमिकल नेचर के बारे में। तो ड्रग जो होते हैं या फिर ड्रग या कोई भी सब्सटेंस जो होते हैं, जितने भी केमिकल्स होते हैं, हम उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं ऑर्गेनिक और एक को बोलते हैं इनऑर्गेनिक। ड्रग ही नहीं, कोई भी सब्सटेंस हो उनको हम इन 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। जितने भी ड्रग्स के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों साथ में प्रेजेंट हों उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक ड्रग, और जितने भी ड्रग जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन ये दोनों साथ में ना प्रेजेंट हों उनको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक ड्रग। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें H2SO4 की, तो देखो यहाँ पर सारी चीज़ें हैं, ऑक्सीजन भी है, सल्फर भी है, हाइड्रोजन भी है, पर यहाँ पर कार्बन नहीं है। तो यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों नहीं है ना इसमें H2SO4 में, इसीलिए ये क्या होगा, इनऑर्गेनिक है। अगर हम यहाँ पर बात करें CH4 की, मीथेन गैस की, तो ये देखो यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन दोनों साथ में है, मतलब ये क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक हो जाएगा। तो जितने भी केमिकल्स होते हैं उनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं उनके केमिकल नेचर के बेसिस पे। एक होता है ऑर्गेनिक और एक होता है इनऑर्गेनिक। जो ऑर्गेनिक ड्रग्स होते हैं उनको हम फर्दर सब डिवाइड कर लेते हैं 3 अदर कैटेगरी में, जिनमें से फर्स्ट कैटेगरी होती है वीकली एसिडिक ड्रग, मतलब जो वीकली एसिडिक नेचर की होती हैं वो वाले ड्रग। सेकंड होते हैं वीकली बेसिक ड्रग, मतलब ये थोड़ी सी बेसिक नेचर की होती हैं, इनका जो पीएच होता है 7 से थोड़ा ज़्यादा होता है, थोड़ा ही ज़्यादा, 7 से 9 तक पीएच वाले जो ड्रग्स होते हैं या 7 से 10 पीएच तक वाले जो ड्रग होते हैं वो वीकली बेसिस के अंदर आ जाते हैं। और वीकली एसिड के अंदर 7 से 4.5 या 7 से 5 तक वाले जितने भी होते हैं वो सारे के सारे आ जाते हैं वीकली एसिडिक ड्रग के अंदर। नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है वो आती है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की। तो ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जैसे कि अल्कोहल हो गया या डाइथाइल ईथर हो गया।
वीकली एसिडिक की अगर बात करें तो एस्पिरिन और पेनिसिलिन जो होते हैं ये वीकली एसिडिक होते हैं। और वीकली बेसिस की अगर बात करें तो मॉर्फिन और क्लोरोक्विन जो होते हैं ये वीकली बेसिक होते हैं। और जितने भी ड्रग्स जिनके बाद में INE लग रहा हो, INE, ये सारे के सारे ड्रग एल्कलॉइड होते हैं। और जो भी एल्कलॉइड कैटेगरी के ड्रग होते हैं वो सारे के सारे वीकली बेसिक ही होते हैं। तो आपको याद करने के लिए भी ये इजी है, बस ये देख लो कि जिस भी ड्रग के आगे जिस भी ड्रग के पीछे INE लग रहा हो, जिस भी ड्रग के अंदर सफिक्स INE लग रहा हो, वो सारे के सारे वीकली बेसिक ही होंगे। क्योंकि INE अगर लग रहा है तो इसका मतलब है कि ये एल्कलॉइड है, और एल्कलॉइड सारे के सारे वीकली बेसिक ही होते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे ड्रग के साइज के बारे में। साइज जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फार्माकोलॉजी के अंदर। क्यों साइज इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि ये ड्रग है और ये आ गई हमारी इंटेस्टाइन के अंदर। तो इंटेस्टाइन जो होता है वहाँ की जो वॉल होती है वहाँ से दो तरह से होता है एब्जॉर्प्शन। जैसे अगर हम इसको समझें कि ये हमारी इंटेस्टाइन है और इसके बाद में ये यहाँ पे ब्लड है, इस ब्लड के अंदर आना है इस ड्रग को। तो ये ड्रग यहाँ से यहाँ पर एब्जॉर्ब होने वाला है। ये दो तरीके से एब्जॉर्ब हो सकता है, या तो ये यहाँ से डिफ्यूज आउट हो जाए जिसको हम बोलते हैं पैसिव डिफ्यूजन, और दूसरी चीज़ होती है कि अगर इसका साइज छोटा है तो ये यहाँ से भी डिफ्यूज आउट हो सकता है, और इसका मतलब होता है पोर ट्रांसपोर्ट। मतलब ये जो दो सेल के बीच में ये जो स्पेस होता है, इस स्पेस से ड्रग के पास होने को बोलते हैं पोर ट्रांसपोर्ट। जैसे ये हो रहा है या ये हो रहा है, और जो ये पोर से ट्रांसपोर्ट ना होके सीधे के सीधे यहाँ सेल के अंदर से ही डिफ्यूज आउट होके चला जाए। जैसे ये यहाँ पर सेल है और ये सेल के अंदर से डिफ्यूज आउट होके चला गया है ब्लड के अंदर, तो इसको हम बोलते हैं पैसिव डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन अगर 100 से 400 डाल्टन का है ड्रग, हमारा ड्रग का साइज, जैसे ये यहाँ पर ड्रग है और अगर इसका साइज 100 से 400 डाल्टन है तो ये यहाँ से पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू जा सकता है। सेकेंड होता है अगर इसका साइज छोटा है तो ये केवल पोर ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही जा सकता है, ये पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू जा ही नहीं सकता अगर इसका साइज 100 डाल्टन से ज़्यादा है। तो यहाँ पर है ना एक और चीज़ आती है कि जितने भी ड्रग यहाँ से डिफ्यूज आउट होते हैं उनका थोड़ा सा लाइपोफिलिक नेचर ज़्यादा होना चाहिए, और जितने भी ड्रग पोर के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं वो हाइड्रोफिलिक होने चाहिए, तभी वो एब्जॉर्ब होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे साइज बहुत ज़्यादा मैटर करता है ड्रग के एब्जॉर्प्शन के लिए। इसीलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम ड्रग के साइज़ के बारे में भी जानें कि उसका साइज़ क्या होता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे ड्रग के शेप के बारे में। तो जो ड्रग का शेप होता है वो हमें क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि जितने भी रिसेप्टर होते हैं वो उनका एक डेफिनेट शेप होता है। जैसे इफेक्टर सेल पे जाके ड्रग को फाइनली रिसेप्टर से ही तो बाइंड होना है, तो ये रिसेप्टर का अगर शेप है तो हमारे पास में जो भी ड्रग है जो इससे बाइंड करेगी उसका शेप कैसा होना चाहिए? अगर इसको अच्छे से बाइंड होना है तो इसका शेप ऐसा होना चाहिए, ये तभी तो अच्छे से बाइंड कर पाएगी। अगर इसका शेप ऐसा नहीं हुआ तो ये अच्छे से बाइंड नहीं कर पाएगी। जैसे सपोज करो अगर हमारे पास में ये ऐसा वाला रिसेप्टर है और हमारे ड्रग का शेप ये है, तो ये तो इससे बाइंड ही नहीं हो पाएगा ना। या फिर सपोज करो ऐसा वाला है हमारे पास में रिसेप्टर, और रिसेप्टर के ऊपर जो हमें ड्रग ऐड कराना है उसका शेप कैसा होना चाहिए? उसका शेप ऐसा होना चाहिए, तभी वो इससे बाइंड कर सकता है। इसका शेप ऐसा होना चाहिए तभी अच्छे से बाइंड करेगा, तभी तो ये यहाँ पे फिट होगा अच्छे से। तो इसीलिए हमारे लिए ज़रूरी होता है कि ड्रग का शेप क्या है, हम जिस भी रिसेप्टर पे उसको बाइंड करवाना चाह रहे हैं उसके जैसा ही शेप होना चाहिए हमारे ड्रग का भी, तभी वो बाइंड करेगा, अदरवाइज बाइंड नहीं करेगा। तो इसीलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है ड्रग का शेप। जो ड्रग का शेप होता है वो ऑटोनोमस होना चाहिए, रिसेप्टर की साइट के जैसा ही, जैसा मैं भी बता रही थी। और ये जो रिसेप्टर और ड्रग का जो बाइंडिंग होता है, ये जो बाइंडिंग होता है ये जैसे आपने एंजाइम और सबस्ट्रेट के अंदर भी पढ़ा होगा, लॉक एंड की जो कॉन्सेप्ट होता है वही ही यहाँ पर फिट होता है कि अगर ये लॉक है तो इसके लिए एक स्पेसिफिक चाबी चाहिए तभी ये यहाँ पे फिट हो पाएगी। नेक्स्ट पढ़ेंगे पार्टीशन कोफिशिएंट ड्रग का। तो पार्टीशन कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है? ड्रग लिपिड में कितनी सॉल्युबल है और ड्रग वाटर में कितनी सॉल्युबल है। पार्टीशन कोफिशिएंट इंपॉर्टेंट क्यों होता है हमारे लिए? क्योंकि जब भी कोई भी ड्रग, जैसे ये ह्यूमन बॉडी है और जब भी कोई ड्रग बॉडी के अंदर जा रही है तो ये अंदर तभी जाएगी जब ये ज़्यादा लाइपोफिलिक नेचर की होगी।
और जब भी इस ड्रग ने अपना काम कर लिया बॉडी में, तो इसको बॉडी से बाहर भी तो निकलना है। तो जब भी कोई भी ड्रग बॉडी से बाहर निकलती है तो इसका जरूरी होना होता है हाइड्रोफिलिक नेचर का। अगर इसका हाइड्रोफिलिक नेचर नहीं हुआ तो ये बॉडी से बाहर भी नहीं निकलेगी, इसीलिए इसका हाइड्रोफिलिक होना जरूरी होता है। अपने मेटाबॉलिज्म के अंदर पढ़ा होगा, अगर मेटाबॉलिज्म टॉपिक पढ़ लिया है तो, कि जो मेटाबॉलिज्म होता है उसके अंदर जो लाइपोफिलिक नेचर की ड्रग्स होती हैं उनको हाइड्रोफिलिक ही बनाया जाता है ताकि वो बॉडी से इजीली बाहर चली जा सके। थैंक यू।